जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, प्यारे दोस्त बहुत बेहतरीन होंगे। आमिर आलम सिद्दीकी, सर्वेश कुमारी, प्रेम सुख, शाहीन अंसारी, अभिषेक, संदीप कुमार, प्रियांशु पाल, ललित शुक्ला, हेम सिंह, दीपक यादव, सचिन कुमार, आलोक राज, मानसी, श्वेता यादव, प्रियंका, कपिल कुमार, प्रमोद यादव, भूपेंद्र शर्मा, सभी प्यारे दोस्तों का एकदम दिल से स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप सबको पता होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था किसको? मराठा एम्पायर को, मराठा साम्राज्य को। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो भी बताया अब तक वो आप सब लोगों को पता होगा। उनके पुत्र और उनके पोतों के बारे में एक ट्री मैंने बताया था आपको, तो एक बार थम्स अप करेंगे और बताएंगे भैया क्या आप लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं। ठीक है। और कुछ बच्चों के मैं मैसेज देख रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ, 1627 में नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चे, इनके जन्म की दो तिथि मानी गई हैं जिसमें इतिहासकार सबसे ज़्यादा सहमत हैं 1627 से। 19 फरवरी 1630 भी इनकी बहुत जगह तिथि बताई गई है और दोनों तिथियों में इनकी में विभेद है। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब शुरू करते हैं हम लोग मराठा साम्राज्य। कल की क्लास में मैंने आपको बताया इनकी पत्नियां थी, कौन कौन सी प्रमुख पत्नियां इनकी? साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। हालांकि इनकी कुल मिलाकर के 8 शादियां हुई थी। 8 शादियों में से 3 पत्नी प्रमुख हैं। आगे बढ़ाएंगे आज की बात को, आज के नोट शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि उनका जो राज्याभिषेक हुआ, वो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बोलेंगे रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। और प्यारे बच्चे, इनका राज्याभिषेक 2 तरीके से हुआ, 2 विधियों से। एक तो गंगा भट्ट ने कराया, जो ये हिंदू विधि से यानी वैदिक विधि से हुआ। किस विधि से? ये हुआ आपका वैदिक तरीके से, वैदिक विधि से। और निश्चलपुरी गोस्वामी ने जो कराया था, ये हुआ था प्यारे बच्चे किससे? तांत्रिक विधि से। कौन सी विधि से हुआ था ये? तांत्रिक विधि से हुआ। क्या बोलेंगे? तांत्रिक विधि से हुआ था। ठीक है भैया, इतनी बात में कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अगला पॉइंट आएगा हमारा। तो आप कहेंगे भैया इतने अंत में ये 1674 में गद्दी पर बैठे? हाँ, और जब ये गद्दी पर बैठे ना, जिस दिन, याद रख लेना, उसी दिन इन्होंने 2 उपाधि ग्रहण की थी। तो कहीं लिखना आप लोग, गद्दी पर बैठने पर, गद्दी पर बैठते समय या गद्दी पर बैठने पर छत्रपति और हैंदव, इसलिए बोलते हैं हिंदू सम्राट, हैंदव, हैंदव उपाधि, हैंदव उपाधि धारण की, हैंदव उपाधि धारण की। कोई परेशानी? आप कहेंगे हैंदव मतलब हिंदुओं का इनको सम्राट कहा गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों में मिथ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस्लाम के खिलाफ थे। नहीं, इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे। ये खिलाफ थे औरंगजेब की गलत नीतियों के। किसके खिलाफ थे? औरंगजेब की गलत नीतियों के खिलाफ थे। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, शिवाजी महाराज के प्रमुख अभियानों में सबसे पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले कौन सा दुर्ग इन्होंने जीता था? रोहिदेश्वर दुर्ग पर सबसे पहले नियंत्रण किया। और ये रोहिदर दुर्ग पर जो इन्होंने नियंत्रण किया, ये पड़ता था मतलब पुणे से 30 किलोमीटर दूर था। सर, नोट्स की पीडीएफ डाल देना। कल की पीडीएफ नहीं मिली क्या आपको? हाँ? अंकित कुमार जी, बोलो भैया। इस तरह के कमेंट कोई ना करे प्लीज, मेरे कमेंट नहीं पढ़ते। मूर्खता भरे जवाब है, मूर्खता भरा कमेंट है, इसका क्या अर्थ है? चलो भाई, रोहिदेश्वर दुर्ग अगर नहीं मिली है तो अभी मैं क्लास के बाद में आपकी पीडीएफ डलवाता हूं, निश्चिंत रहिए। रोहिदेश्वर दुर्ग पर सबसे पहले नियंत्रण किया इन्होंने, और ये कहां था? पुणे के पास था। और ये किसका दुर्ग था? दरअसल में आदिल शाह का था। किसका? आदिल शाह कौन है भैया? ये कर्नाटक में जो बीजापुर है ना, ये बीजापुर का सुल्तान था। बीजापुर का सुल्तान कौन था भैया? बीजापुर का सुल्तान वो था आपका कौन? आदिल शाह। ध्यान से समझना। तो
दरअसल में इन्होंने बोला रोहिदेश्वर दुर्ग के लिए किससे जाकर के, आपका आदिल शाह से। आदिल शाह से कहते कि ये दुर्ग मुझे दे दो, और ये जो दुर्ग है इस दुर्ग से जितनी कमाई तुमको होती है उससे ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि ये सोच रहे थे कि जितनी भी मराठा शक्ति है उन सबको एक तले में लाया जाए, सब लोग एक साथ लड़ेंगे। सराठे क्या बोलते, सारे के सारे जितने भी मराठा, जो जितने भी सरदार हैं सबको एक छत्र के नीचे होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने सबको इकट्ठा किया, इसीलिए छत्रपति कहलाए कि सब एक छत्र, छत्र मतलब रूफ, या बोल सकते हैं आप छत्र मतलब छाता, एक छत के नीचे हम सब होने चाहिए। इसीलिए इन्होंने अपने जो विवाह इन्होंने 8 किए, ये ऐसे नहीं किए कि मुगलों की तरह एक लड़की यहां से उठा ली एक वहां से उठा ली, नहीं, इन्होंने अपनी शादी की थी साम्राज्य विस्तार के लिए और सभी लोगों को सम्मान देते हुए। यहां ध्यान से देखेंगे तो क्या बोलेंगे भैया, आदिल शाह जो बीजापुर का सुल्तान था, अब ये क्यों दे इनको रोहिदेश्वर दुर्ग। उसने बोला भाई ये तो चालाक हो सकते हैं, नहीं देंगे दुर्ग। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने पहले ही गिफ्ट भिजवा दिए थे किनको, आदिल शाह के करीबी लोगों को पहले ही प्रलोभन दे दिया था, और कूटनीति में बहुत माहिर थे, और बोलते हैं स्ट्रेटजी बना करके प्लानिंग कर करके इनके नजदीकी लोगों को पहले ही पैसे भिजवा दिए। तो बीजापुर के सुल्तान ने जब अपने करीबी लोगों के सामने ये बोला कि क्या टैक्स पर हमको किराए पर रोहिदेश्वर दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज को दे देना चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल दे दो, बिल्कुल दे देना चाहिए। तो भैया क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो नियंत्रण किया ये रोहिदेश्वर दुर्ग पर किया। किस तरह से किया आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, रोहिदेश्वर दुर्ग को जैसे ही इन्होंने जीता, इसके बाद में इन्होंने एक दुर्ग कब्जे में ले लिया था, राजगढ़ दुर्ग। और आदिल साहब भड़क गया था इस बात पर, इसने कहा भाई ये क्या दिक्कत है, और इनके पिताजी से कहा था कि भाई अपने लड़के को समझाओ ये सही नहीं कर रहा है, और उन्होंने अनदेखी कर करके तीसरा दुर्ग चाकन दुर्ग, एकदम से ये पास पास थे सब, पुणे महाराष्ट्र में दुर्ग थे। और क्या बोलेंगे, एकदम से ये दुर्ग भी, बोले भैया तू कुछ भी कहता रहा आदिल शाह, हमने तो अपना अभियान शुरू कर दिया है, हमने तो अपना अभियान शुरू कर दिया है, ठीक है। रिश्वत दे दी गई उनको, तो ये तो नहीं, राजगढ़ दुर्ग तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ना चाकन दुर्ग पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कौन से दुर्ग पर, रोहिदेश्वर दुर्ग पर नियंत्रण किया। और कहने की बात है इनके 2 शत्रु इस समय हो गए। 2 शत्रु क्यों हो गए जी इनके, एक तो बीजापुर का सुल्तान इनका शत्रु हो गया, और दूसरा शत्रु कौन हो गया इनका, औरंगजेब भी तो दक्षिण में सूबेदार है। औरंगजेब को भी तो कहां भेजा गया था, दक्षिण में सूबेदारी के लिए। तो भैया अभी औरंगजेब भी दक्षिण में था, औरंगजेब भी इनके खिलाफत पर था, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे, आगे आएंगे 1646, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, ध्यान से देखना। 1646 जो ये वर्ष है, इसमें तोरण का किला अपने अधीन किया, और रोहिदेश्वर दुर्ग, ये वर्ष हो गए दोनों। तो आपसे कोई पूछे सबसे पहला कौन सा है, वो रोहिदेश्वर है। सबसे पहला कौन सा, रोहिदेश्वर। इसकी कहानी मैंने आपको बता दी। तो ये कब की बात है, 1646 की। इन दिनों औरंगजेब भी यहीं था, ठीक है। 1647 में क्या जीत लिया, सिंहगढ़ का किला जीता। क्या जीता, सिंहगढ़ का किला। आपने कभी नाम सुना है, यस और नो में बताना, तानाजी का नाम सुना है, यस और नो, बोलो भी फटाफट से। बेटा रोदास कुमार, आप ऐसे अच्छे बच्चे क्यों नहीं बनते हो। क्लास कौन सी चल रही है, आप बोले जवाहरलाल नेहरू को शपथ किसने दिलाई थी। आप बेटा कब विकसित होंगे, प्लीज हो जाओ, नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, नहीं तो लग पाएगी, नहीं तो नहीं लग पाएगी। श्रीकांत तिवारी तुम पगलू हो, बोलना क्या है। तोरण का किला अपने अधीन किया, और ये तोरण का किला दरअसल में किससे लिया था इन्होंने, इनायत खान से। ये इनायत खान कौन है, ये मुगलों का नेता था, ये मुगलों की तरफ से एक भैया सूबेदार था छोटा सा, इससे भी छीन लिया। यही इनायत खान है जो सूरत में होगा, जब सूरत पर चढ़ाई की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। 2 बार सूरत पर चढ़ाई की, 1664 1670। बहुत बढ़िया, तानाजी नाम सुना है, बहुत बढ़िया, चलो सही है, नहीं सुना तो याद रखना। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर एक अच्छे कमांडर रहे मराठा साम्राज्य के, और छत्रपति शिवाजी से क्या किया था, सहयोग किया था, ठीक है। 1647 सिंहगढ़ का किला, 1656 रायगढ़ को इन्होंने क्या बनाया, राजधानी बनाया। यह बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है 1656, याद रख लेना।
ठीक है। अब एक बात आएगी 1656 में, अगर मैंने नहीं लिखा है तो आप लिखना, 1656 में इन्होंने कोंकण पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था? कोंकण पर अधिकार। कोंकण जो तट है, किधर? आपका महाराष्ट्र वाला तट जो समुद्र से लगता है, अगर आप जानते हो, ये वाला तट जो समुद्र से लगता है, कोंकण तट, इस पर क्या कर लिया था इन्होंने? अधिकार कर लिया था। यहीं पर इन्होंने पुर्तगालियों को मार लगाई थी, पुर्तगालियों को यहीं पर पीटा, यहीं पर पुर्तगालियों से टैक्स इन्होंने लिया। ऐसा क्या हो गया था 1656 में? दरअसल में एक तारीख है आपकी 1 नवंबर 1656, और इसमें क्या हुआ था प्यारे बच्चे? आदिल शाह की मौत हो गई थी। यानी बीजापुर का जो आदिल शाह है, इसकी मौत हो गई। एक शत्रु जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का था, ये खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद ही इन्होंने जो इसका क्षेत्र था कोंकण, इसको कोंकण जो क्या था, इसको अपने अधिकार में ले लिया। कोई दिक्कत? कोंकण को कोंकण को इसने क्या कर दिया? अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत? क्यों हुआ? और भैया औरंगजेब क्या कर रहा था उस समय? औरंगजेब नहीं लड़ रहा था क्या इनसे? नहीं, औरंगजेब के दिमाग में दक्षिण से भी ज्यादा उस समय चल रहा था क्या? दक्षिण से भी ज्यादा चल रहा था दिल्ली की गद्दी का, दिल्ली की गद्दी का चक्कर था वो भैया। और ये 1656 था जब शाहजहां बीमार होना शुरू हुआ, आप लोगों को अगर पता हो। और 1658 में उत्तराधिकार, 1657 में उत्तराधिकार के लड़ाई में बिजी रहा कौन? आपका औरंगजेब। तो उसने दक्षिण में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहने की बात है, दक्षिण से उसका प्रभाव किधर बढ़ गया? उत्तर की तरफ उसका ध्यान चला गया, और वो उत्तर में एक्टिव हो गया, क्योंकि उसको गद्दी चाहिए थी। और आप सबको पता है औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा, 1658। तो ये 1656 क्यों महत्वपूर्ण है, समझ गए? हम सब करें एक बार। बहुत बढ़िया, कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे? 1656 में क्या कर लिया इन्होंने? रायगढ़ को राजधानी बना लिया। रायगढ़ को राजधानी बना लिया। ये 1655 1656 लगभग एक बात है, इसके लिए कई जगह इतिहास में आपको लिखा मिलेगा। 1655 से 1656, ठीक है, 1655 से 1656। तो 1655 को हम क्यों, अब 1656 को हम क्यों वरीयता दे रहे हैं 1655 की जगह? क्योंकि अब हमको तिथि इसकी पता चल गई, 1 नवंबर 1656, ये कारण रहे। ठीक है, इसलिए हम 1656 को वरीयता दे रहे हैं। क्या बोलेंगे? 1659 में इन्होंने प्रतापगढ़ किला जीता, जो महाराष्ट्र के पास ही था। ठीक है, अब ये प्रतापगढ़ किले की अपनी कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतापगढ़ किला जीता, और यहां पर एक बात लिखी हुई है, कृष्णजी भास्कर को अफजल खान ने शिवाजी का दूत बनाकर, शिवाजी के पास दूत बनाकर के भेजा, और 1659 में अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कर दी। ये अफजल खां कहां से है? अफजल खां है आपका बीजापुर से, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्तियां बढ़ रही थी। तो इस अफजल खां ने एक सेना लेकर के ये गया, और सेना लेकर के ये गया, इसने प्रयास किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को चल करके हम क्या करेंगे? मारेंगे और बंदी बनाएंगे, बांधेंगे या फिर बंदी बनाएंगे। तो इस प्रयास में अफजल खां चल दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज डिगे नहीं, अपने किले पर बने रहे। तो इन्होंने सोचा कि किले से लड़ना तो मुश्किल होगा, क्यों ना कुछ चालाकी की जाए। तो अफजल खान ने एक चालाकी की। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में किसको भेजा? कृष्णजी भास्कर को भेजा। किसको भेजा था? कृष्णजी भास्कर को भेजा, जो दूत बन करके आया। इसने बताया कि अफजल खान तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं, और अकेले अकेले में मुलाकात होगी, कोई सैनिक कार्यवाही नहीं, कोई लड़ना नहीं, कोई झगड़ना नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, क्या सच में अफजल खां इसके लिए बात करने के लिए ईमानदारी से तैयार है? कृष्णजी भास्कर ने कहा, हाँ जी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, आपको जाना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए कृष्णजी भास्कर को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और इनको अपने पास में रख लिया था। अब गए मिलने, तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि इनकी जो हाइट थी वो कम थी। इनकी हाइट क्या थी? इनकी हाइट कम थी। और अफजल खां था 6.5 फीट का व्यक्ति, एक ऐसा समझो खली जैसा, बड़ा भारी शरीर था उसका। तो एक शिविर में ये मुलाकात दोनों की हुई। तो कहते हैं कि भाई चालाकी से आया अफजल खां, तो चाकू लेकर के आया, है ना, कटार लेकर के आया, अपनी छुरा लेकर के आया। छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार थे। जैसे ही वो गला मिला, छत्रपति शिवाजी महाराज के गले मिला, तो उसने अपना छुरा घोंपा। क्या छौंका? अपना जो
छुरा था वो घोंप दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक जैकेट पहन के रखते थे। जैकेट समझ रहे हो आप, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, ऐसी जैकेट। भैया छुरा तो नहीं गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज बाघ नख यानी सिंह नख, जो किससे, शेर के पंजों के बने हुए थे, उन्होंने अफजल खां के यहां क्या बोलते हैं, पेट के साइड में ऐसे पसलियों में घुसा दिया सिंह, और जान से मार दिया वहीं अफजल खां को। समझ रहे हो? तो ये अफजल खां जिसने पहले प्रयास किया छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ में गलत तरीके से, तो ये बोलेंगे हाँ विवेक जायसवाल जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको खाकी बैच वाले को आप 1656 कर लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत भैया? क्या बोलेंगे? 1664 में इन्होंने सूरत को लूटा, सूरत पर इन्होंने चढ़ाई कर दी, और सूरत जो उस समय किसके अधीन चल रहा था? मुगलों का काफी प्रभाव था, ये व्यापार करते थे। इसीलिए मैंने बताया था अकबर ने गुजरात विजय क्यों की, इसी के लिए तो की थी। अब भैया औरंगजेब गद्दी पर था, इस टाइम नहीं था। औरंगजेब तो भैया जल भुन गया यार, दक्षिण से एक आदमी गुजरात आ गया। बोलेंगे भैया फटाफट से, भैया शरीर तो महाराणा प्रताप जी जैसा होना चाहिए। नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज शरीर में थोड़े हल्के थे, लेकिन इरादों से नहीं। तो दिक्कत, अच्छा, तो 1664 में जब सूरत को लूटा, तो औरंगजेब ने कहा कि दक्षिण का ये जो मराठा है ना, इसको अभी रोकना होगा। तो क्या बोलेंगे? अभी रोकना होगा, तो यहां बात से ध्यान रखेंगे, ध्यान से। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा। किसको? शाइस्ता खां कौन है? ये औरंगजेब का मामा है। मामा जी को भेजा। किसको भेजा? मामा जी को भेजा। बोलो भाई फटाफट से। प्रणव चौहान जी कह रहे हैं जी जन्नत दिखा दी अफजल खान को। बिल्कुल भैया, कुंदी लगा के जन्नत दिखा दी इन्हें। चलो, औरंगजेब ने क्या बोलेंगे, शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा, लेकिन बाद में नाराज होकर के बंगाल का सूबेदार बनाया। क्यों जी? क्योंकि भैया ये विफल हो गया, ये पास नहीं हो पाया। इसने शिविर डाल रखा था, कह रहा था क्या छत्रपति शिवाजी महाराज देख लेंगे हम, और 1,20,000 की सेना लेकर के गया छत्रपति शिवाजी महाराज का दमन करने के लिए। इतनी बड़ी सेना, पूरी सेना शिविर में रुकी हुई थी। रात को महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा तुम हमारे पास क्या आते हो, हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। मात्र 350 लड़ा के इनके शिविर में पहुंच गए। इतनी तलवार बजाई कि 4 तो उंगलियां काट दी शाइस्ता खां की, कान काट दिया। शाइस्ता खां जैसे तैसे बचा और जाकर के रुका कहां? सीधे दरबार में पहुंच गया। औरंगजेब के पास जाकर के कह रहा मैं नहीं जाऊंगा भांजे। शकुनी मामा का बुरा हाल कर दिया मतलब। और फिर इसी बात से औरंगजेब नाराज हुआ कि भाई 1,20,000 लोग लेकर के तुम गए। तो भैया क्या भेजेंगे? नाराज होकर के इसको फिर बना दिया गया बंगाल का सूबेदार। अच्छा, फिर भैया यहां कोई सूबेदार नहीं बनाया, याद रख लेना। इसके बाद इसका लड़का था ना मुअज्जम, आजम शाह जिसको कहते हैं। इसके बाद मुअज्जम को सूबेदार बनाया गया। मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। मुअज्जम को क्या बनाया गया? दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। कोई दिक्कत भाई? मुअज्जम को क्या बनाया गया? दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया। चलो, कोई परेशानी इस बात में? कोई परेशानी? भैया 1664 में सूरत का सूबेदार कौन था? अभी बताया था ना सुमित मैंने, ये जो सूरत का सूबेदार था, ये अभी मैंने आपको बताया था इनायत खां। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए प्यारे बच्चे। इनायत खान सूरत का सूबेदार कौन था? याद रख लेना, ये इनायत खान था। क्या बोलेंगे आप लोग? भैया जी इनायत खान सूरत का सूबेदार था। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भैया शिवाजी महाराज इनके काबू में नहीं आ रहे हैं, इतना मुगल एम्पायर लिए बैठे हैं, तो ये निरंतर अभ्यास क्या करेंगे? निरंतर आक्रमण करेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा अपने लोगों से कि हमको सीधी लड़ाई नहीं लड़नी है, हम लोग, ये पहाड़ी क्षेत्र था उधर, आपको पहाड़ी क्षेत्र में हम छिप करके छापा मार नीति से लड़ेंगे। हम लोगों के पास स्ट्रेटजी है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, अपनी इस भूमि का, अपनी इस जगह का इस्तेमाल करेंगे, जैसी यहाँ की भौगोलिक अवस्थाएं हैं उसी हिसाब से लड़ेंगे। तो कौन सी नीति चलाई थी? छापामार युद्ध नीति। छापामार युद्ध नीति का मतलब है जैसे ये पहाड़ है
और ये पहाड़ के बीच से रास्ता निकल रहा है, इन पहाड़ों में ये शामिल हो जाते थे और जैसे ही मुगल आते थे इन पर टूट पड़ते थे, आ जाओ बेटा, या इनकी गर्दनें बिछा देते थे। बड़ा डरते थे ये लोग, भैया मराठों से बचो। छापा मार युद्ध नीति, छापा मार युद्ध नीति भारत में कोई एकदम से इन्होंने आविष्कार नहीं की थी, क्या बोलेंगे, ना इन्होंने शुरू की। छापामार युद्ध नीति की नई शैली एक इन्होंने शुरू की, नई शैली जिसका नाम था शिवसूत्र। क्या नाम था? शिवसूत्र शैली। तो कौन सी शैली इस्तेमाल करते थे लड़ाई के लिए? शिवसूत्र शैली इस्तेमाल करते थे। ये छापामार युद्ध नीति भारत में कहां से आई? भैया महाराणा प्रताप जी ने शुरू की थी। किसने? महाराणा प्रताप जी ने शुरू की थी भारत में। क्या? छापामार युद्ध नीति। और बहुत लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है भारत में, तो हमेशा याद रखेंगे इस बात को। कोई भी दिक्कत? भैया कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी ने कुछ कहा नहीं, इसने झूठ बोला। नहीं, दरअसल में वो परिचित नहीं था, वो परिचित नहीं था, उसने झूठ नहीं बोला था। कृष्ण जी भास्कर ने जैसा उसको बताया गया था उसने ऐसा ही बोला था। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? बोलो भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? छापामार युद्ध नीति। इसी छापामार युद्ध नीति को प्यारे बच्चे हम कई बार गोरिल्ला नीति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोरिल्ला नीति भी इसको हम कहते हैं, गोरिल्ला वॉर, गोरिल्ला वॉर पॉलिसी भी इसको हम बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? नोट कर चुके होंगे बच्चे। अच्छा, अब ये जब परेशान हो गए तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को घेरा गया, जयसिंह को भेजा गया। देखो, शाइस्ता खां विफल रहा, पहले कौन आया था? अफजल खां, अफजल खां विफल रहा, शाइस्ता खां के बाद में फिर जयसिंह को। जयसिंह के संबंध महाराष्ट्र में अच्छे थे तो उसको बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला और फाइनली क्या हुआ? आपका छत्रपति शिवाजी महाराज को घेरा गया पहली बार। क्या बोलेंगे? पहली बार 1665 में पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। बोलो भी फटाफट से। देखो प्यारे बच्चे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, जब तक आप स्टूडेंट हैं बहुत ध्यान से पढ़िए, बेवजह की बात मत करिए। भैया जी आप मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसा प्रश्न लगता है। मेरा बेटा पता है, मेरा ऐसा होता तो मैं आपसे बात ही करता पढ़ाने की जगह, लेकिन हमारे बात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है पढ़ाई को, इसलिए आप मत बोला करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो आज के बाद मैं ऐसे किसी बच्चे के बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं करूंगा। मैं आपको एक राय दे रहा हूं, आप इसका इस्तेमाल करो, ठीक है? ये इस्तेमाल करना। बेवजह की बातें क्यों करते हो? मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ये तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो। कुछ नहीं होता नाम वाम लेने से, इतना तो समझो। होता होगा और या फिर होगा तो सिर्फ और सिर्फ इससे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं होगे तो भैया उससे भी कुछ नहीं होगा, तब आप कुछ करेंगे शायद इससे बेहतर कुछ करेंगे। आ जाओ, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में, 1665 में। इस पुरंदर की संधि में किस किस के बीच हुई थी? ये छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा जयसिंह के बीच में हुई। अब जब छत्रपति शिवाजी महाराज को घेर लिया गया तो इनसे कहा गया कि आपको 5 लाख हूण वार्षिक देने होंगे और एक 40 लाख हूण, हूण उस समय एक मुद्रा हुआ करती थी, करेंसी थी। और एक बात हुई 40 लाख हूण देने की, जो 13 किस्तों में बात हुई थी, 13 किस्तों में देने की बात हुई थी। इसमें क्या हुआ? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के 35 में से 23 किले, 35 में से 23 किले ले लिए गए, लिए दिए नहीं, 35 में से 23 किले ले लिए और वो सारे किले ले लिए जिनकी आय सबसे ज्यादा थी, इनकम सबसे ज्यादा थी। अभी मैं बताऊंगा इनकम कैसे होती थी। तो टैक्स लगाते थे ये सरदेशमुखी और चौथ। क्या बोलेंगे? 35 में से 23 किले ले लिए गए, वो किले ले लिए गए जिनकी इनकम थी लगभग 4 लाख हूण वार्षिक, वो किले इनसे ले लिए गए। ठीक है, संभाजी को 5000 का मनसब बनाया गया, यानी संभाजी अब किसकी खिदमतगारी में रहेंगे? इनको औरंगजेब के पास भेज दिया गया, औरंगजेब के पास भेज दिया गया और बोले भैया अब तुम कहां रहोगे? अब तुम कहां रहोगे? तुम अब औरंगजेब की खिदमतगारी में रहोगे, वहां सेवा दोगे अपनी, और वहां आपको 5000 का मनसब बनाया जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बीजापुर के खिलाफ सहयोग देना होगा, क्योंकि बीजापुर भी किसके खिलाफ था? ये मुगलों के खिलाफ था। आदिल शाह के जो वंशज थे किसके खिलाफ थे? ये मुगलों के खिलाफ थे। इन्होंने बोला कि बीजापुर तुम्हारा पड़ोसी है, अगर कभी मुगल लड़ने गए, वहां मुगल लड़ने गए कर्नाटक में,
भाई मुगल, इन्होंने बोला मुगल कभी दिल्ली से कर्नाटक लड़ने गए तो बीच में तो आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, तो बोले तुम्हें हमारा सहयोग देना होगा और कभी भी ऐसी लड़ाई होती है तो सहयोग देंगे। बोलो भी फटाफट से। बहुत ठीक, बहुत दिक्कत। सर जी हाथ मत जोड़े प्लीज। अरे नहीं, ऐसे नहीं है यार, हाथ में ऐसे नहीं जोड़ रहा मैं, आपके ही भविष्य के लिए आपको सही चीज़ों के लिए गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा काम है। कहते नहीं बहुत प्यार से भी मानते हैं कोई, तो मैं तो प्यार से आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना किया करें बेवजह की बातें को, कि भैया नाम पाम, इसलिए बोल रहा हूँ। 5,000 क्या होता है सर? विकास पारिक जी, आप पिछली क्लासेस पढ़ी है, मनसब क्या होता है? पहले आपको अकबर वाली सारी क्लासेस करनी पड़ेंगी, वहाँ आप मनसबदारी समझोगे, और मनसबदारी पढ़ने के बाद में आप क्या समझेंगे, फिर आपका मनसबदारी समझने के बाद में आप समझेंगे मनसब क्या होता है। ठीक है, कोई परेशानी? बीजापुर के खिलाफ क्या किया गया? सहयोग का बात। और यहीं फिर क्या बोलेंगे, संभाजी कहां पहुंच गए? संभाजी कहां पहुंच गए? ये छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं, मैं आपको कल बता चुका। ये कैद में पहुंच गए, यानी कि कैद में तो नहीं, इनको बोला गया कि ये कहां पर रहेंगे, आगरा रहेंगे। यहीं छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक बार बोलने के लिए बोले गए। उन्होंने बोला कि तुमने किले तो ले लिए, जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो सम्मान तुम नहीं दे रहे हो। तो वहां छत्रपति शिवाजी महाराज भड़क उठे और वहीं पर उनको आगरा में कैद कर लिया गया, कैद कर लिया गया। लेकिन बाद में बोलते संभाजी महाराज और आपका कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज, दोनों मिठाई के टोकरे में बैठकर वहां से निकलने में सफल हो गए। और सफल हो गए तो इनको, तो ये तो बच्चे थे उस समय, इनको कहां छोड़ दिया? इनको छोड़ दिया मथुरा में। मथुरा छोड़ करके खुद आ गए थे वो महाराष्ट्र। ठीक है, कोई परेशानी? आगे चलेंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब बात आई कि जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से बाहर आए, तो याद रख लेना 1670 में इन्होंने प्रयास किया, किसको? सिंहगढ़ किला जो इनसे ले लिया गया था, कोंढाना का किला, कोंढाना जिसको हम बोलते हैं, और सूरत को इन्होंने फिर से लूटा। क्या बोलेंगे? सूरत को इन्होंने फिर से लूटा। ठीक है, पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था कोंढाना। क्या था पुराना नाम? पुराना नाम था, क्या बोलेंगे, कोंढाना। चलो भाई, चलो कोई दिक्कत इस बात में? पुराना नाम कोंढाना था। और अभियान, अभियान, ये जो अभियान किया, इसमें यहीं पर नाम आता है तानाजी मालसुरे, और इनके भाई थे कौन? सूर्याजी मालसुरे। ये तानाजी मालसुरे का नाम यहीं से जुड़ा हुआ है कि इन्होंने किसको जीता था? मुगलों से। जो मुगलों के पास था कोंढाना, उसको जीत लिया था, जिसको हम सिंहगढ़ किले के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वो किले हैं जो वापस इन्होंने जीते। देखो 23 किले लिए, 23 किले लिए मुगलों ने, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज में बाद में मराठों को एकत्र करके इतनी लंबी संघर्ष की लड़ाई लड़ी कि लगभग 300 किले इन्होंने जीत लिए थे। कितने किलो? 300, 300 क्या बोलेंगे, 300 किले इन्होंने जीत लिए थे। ये बात मैं आपको बता चुका। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ, जिसमें इन्होंने छत्रपति और हेंदव की उपाधि धारण की थी। हेंदव की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कोई दिक्कत? चलो, बहुत शानदार, कोई दिक्कत भाई? अच्छा, शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता है। और उसके लीडर कौन थे? लीड कौन करता था, नेतृत्व कौन करता था? दरिया सारंग, दरिया सारंग। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, इनके बाद में टीपू सुल्तान आएगा। टीपू सुल्तान के पास भी नेवी थी, लेकिन क्या बोलोगे, टीपू सुल्तान के पास बहुत कुछ था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे हुए जिन्होंने नेवी का विकास भारत में किया। और नेवी का विकास क्यों किया था? क्योंकि इस समय विदेशी ताकतें भारत में आ चुकी थी, पुर्तगाली भारत में आ चुके थे, अंग्रेज भारत में आ चुके थे। तो उस समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में थे, क्या थी? नेवी थी। और बहुत मजबूती से लड़े हैं छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं, इनके वंशज भी। और मुगल इन पर कब्जा नहीं कर पाए, मुगल इन पर कोई कब्जा नहीं कर पाए। ध्यान से देखेंगे क्या हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज, जब इनके वंशजों को आप पढ़ेंगे धीरे धीरे जानेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लगाए गए कर थे चौथ कर। पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन कौन से कर लगाए थे? तो चौथ कर, चौथ कर बोलो भैया फटाफट से, क्या बोलेंगे? चौथ कर। और आपका क्या बोलेंगे? चौथ कर, और साथ में आपका सरदेशमुखी। चलो भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर बात आती है चौथ कर क्या होता है। चौथ कर लिए लेते थे अपने पड़ोसी राज्य से। किससे?
पड़ोसी राज्य से, उससे कहते कि भाई तुम पर कोई हमला करेगा तो तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और आप जो आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है उसका 1/4 हमको दीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ना हम आपको कभी अपने अधीन करेंगे, ना आप पर कभी हमला करेंगे, बल्कि आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन हम लोगों को मजबूत होना है, आप लोग पैसे से हमारी मदद करोगे, बाकी सुरक्षा देने का काम किसका है? मराठा साम्राज्य का है। सर देशमुखी ये लेते थे अपने राज्य में, अपने लोगों से बोलते थे कि आपकी जो आय का 1/10 हिस्सा है आप मराठों की सख्ती के लिए और हम लोग आप लोगों का बचाव कर पाए उसके लिए दीजिए। भाई हमें कोई लूटना तो है नहीं किसी से, जबरदस्ती तो है नहीं, आप ही लोगों की सुरक्षा, नहीं तो कल को कोई आकर के कल को क्या बोल देगा, आप पे ऊपर कोई आक्रमण कर देगा, आपको कब्जे में ले लेगा। जैसे आप समझो आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क जरूरी है ना, और सड़क के लिए आप लोग टैक्स देते हैं। उसी तरह सरदेशमुखी इन्होंने किससे लिया गया? अपने राज्य से। ये 1/10 हिस्सा लेते थे अपने राज्य से। कोई दिक्कत? चलो, यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है फिर आपकी, छत्रपति शिवाजी ने अष्टमंडल बनाया, और अष्टमंडल को अगर आप अष्टप्रधान लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या बनाया इन्होंने? अष्टमंडल, यानी 8 पद बनाए इन्होंने, 8 पद बनाए, और इन 8 पदों को इन्होंने बोला कि ये सबसे बड़े पद हैं हमारे। क्या बोलेंगे? अष्टप्रधान। छत्रपति शिवाजी का अष्टप्रधान। जैसे आज कैबिनेट होता है, आज कैबिनेट होता है ना, ऐसे ही कैबिनेट। चलो भाई बोलो फटाफट से, नेक्स्ट आगे आएंगे। 8 लोग हैं, बोलो भाई फटाफट से। भैया जी नेवी का फादर क्यों कहा जाता है? प्लीज बता दो, गुस्सा मत होना। मानसी सिंह जी मैंने बताया ना, इन्होंने नेवी का गठन किया। अच्छा चार्ल्स, मैं आपको पूछूं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहते हैं? आप कहेंगे भैया उसने कंप्यूटर बनाया। तो इन्होंने भारत में नौसेना बनाई थी, जिसका प्रमुख था दरिया सारंग, इसीलिए इन्हें नेवी का जनक बोलते हैं। बहुत बढ़िया। वैदेही नवनीत भाई बहुत शानदार कमेंट लिखते हुए, बहुत बढ़िया जी। देवेंद्र सिंह बहुत गजब। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 8 8 आप लोगों के 8 लोगों के पद हैं जिनको क्या कहा गया? अष्टप्रधान। और दिल्ली पुलिस में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा और इस बार भी क्वेश्चन पूछा। क्या आपका पूछेगा फिर से इस बार भी? कि कई बार तो परीक्षाओं में पूछा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान था उसमें गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? वाक्यान्वीस। अब सुनो शुरुआत से, क्या बोलेंगे? पेशवा। सबसे बड़ा पद कौन सा था? प्रशासन का प्रमुख पेशवा। जैसे आज हम देखते हैं अब के आज के, यहां अगर हम बात करें अपने देश में, जैसे सबसे बड़ा पद हो गया कौन सा? प्रधानमंत्री। ऐसे ही पेशवा कौन थे? ये जो छत्रपति थे इनके प्रधानमंत्री थे। क्या बोलेंगे? पेशवा थे सबसे प्रमुख पद, सबसे प्रमुख पद। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भाई आज एक दो बच्चों को आपको ब्लॉक करना होगा। ये नेहा गुप्ता को ब्लॉक करो, और एक एक नाम मुझे दिखाते रहो। कोर्स बंद करो, और सच में बंद करो। रिक्वेस्टेड टू यू। बताओ यार, कोई हद है? एक टीचर तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है कि तुम्हारे भविष्य के लिए तुम ध्यान से पढ़ो, और तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है? रत्ती भर भी, रत्ती भर शर्म कहते हैं ना जिसको, वो शर्म नहीं है। कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कब कराओगे? रहने दे, चल छोड़। बेटा कंप्यूटर क्लास चल रही है ये। कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट में आपको क्या बता नहीं सका? बच्चे बताइए एक बार, यस और नो। क्या मैं आपको ये बता नहीं चुका प्यारे बच्चे कि कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट मैं आपको कब से कराऊंगा? कुछ उम्मीदें हैं यार तुमसे, किसी को तुमसे उम्मीदें तुम्हारे घर से ज्यादा हम लोगों को है। तुम्हें पता है क्यों है तुमसे उम्मीदें हमको? तुमसे उम्मीदें हमको इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे सिलेक्शन पर हमारा भविष्य टिकता है। अगर कल को तुम सेलेक्ट नहीं हुए ना तो हमारा भविष्य अधर में जाएगा। कल जब हम बच्चों को सेलेक्ट ही नहीं करवा पाएंगे तो कौन हमसे पढ़ना आएगा? आप सोचो, क्या कोई हमसे पढ़ने को तैयार होगा? आप ही होंगे ना। जब आप ये बोलेंगे कि हम भैया की वजह से सेलेक्ट हुए, आरडब्ल्यू की वजह से सेलेक्ट हुए, तो और लोग आएंगे। आप खुद बोलोगे किसी से। देखो सारे बच्चों को पता है 21 सितंबर से, और जब आपको नहीं पता है, देखो बच्चों को ये भी पता है 21 सितंबर 6 बजे से होगा। तो जब आपको नहीं पता है इसका मतलब आप क्लासेस नहीं करती हैं, और जब क्लासेस नहीं करती हो तो बेटा इसमें झांकने क्यों आती हो आप? पर झांकने भी आ जाती हो बीच में, और फिर क्वेश्चन पूछ लेती है आगे कंप्यूटर कब से चलेगा।
पढ़ लो पढ़, शर्म करो कुछ, हद होती है किसी चीज़ की। तुमसे कोई ऐसा नहीं बोलते कि ये कमेंट सेक्शन ऑफ करो और क्लास में हमेशा ऑफ रहना चाहिए। जिसको पढ़ना हो वो पढ़ना, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब ठीक है ना, बताओ क्या करोगे अब। कमेंट सेक्शन का ये होता है कि हम लोग कभी कभी देखते रहते हैं कि भैया कोई क्वेश्चन, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कभी कभी बच्चे हेल्प कर देते हैं, कोई ऐसा फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, बच्चों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, वापस आते हैं। इतने से ज्ञान के लिए सॉरी। तो छोटा मोटा गुस्सा होना बनता है, ये लोग ऐसे ही हैं बस। सुनते नहीं है भैया। चलो कोई दिक्कत नहीं। बोलो, वो क्या बोलते हैं उसको, उदय भाई तो मजनू भाई, तो मजनू भाई कंट्रोल। चले भैया आगे चले, आगे चलें भैया। और इस बच्चों को मैंने इतना सुना दिया, आप, मैं उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चे आप अपने अंदर बदलाव लेके आओगे और सारे लेकर के आओगे। तो सबसे प्रमुख पद कौन सा था, वो पेशवा था। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबसे प्रमुख पद था वो पेशवा था। और सर ए नौबत ये कौन होता था, सेनापति होता था। क्या बोलोगे, सर ए नौबत बनाया गया जो मराठा सेना थी उसका सेनापति, ठीक है। तीसरा एक बनाया गया ममुआदार, ममुआदार अमात्य, आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा। सर जी आप इसको नजरअंदाज कर दो, नहीं कर सकते भाई नजरअंदाज, एक तुम्हारी गलत चीज है अगर तुम ऐसे बोलते हो ना, नजरअंदाज कर दो। देखो हम सबका एक परिवार है, अगर कल को आपके घर का एक बच्चा आपके घर में शराब पी करके आएगा, वो आप उसको नजरअंदाज करोगे या फिर उसको समझाओगे, बोलो। आपके घर का एक बच्चा कल को शैतानी करेगा या समाज के नुकसान की कोई बात करेगा जिसकी वजह से आप कलंकित हो, आप उसको समझाओगे या नजरअंदाज करोगे। तो भैया नजरअंदाज तो मैं इसलिए नहीं करता, एक आध कमेंट आती है मेरे में ऐसी, इसीलिए मैं उसको नजरअंदाज कभी नहीं करता। मेरे ये काम है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको सिखाऊं कि ये चीज़ें आपके भविष्य को, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए नजरअंदाज नहीं करते हैं। ममुआदार, ममुआदार होता है कौन, आपका अमात्य। अमात्य यानी कि पुराने समय से भैया, प्राचीन भारत काल से ही कहते थे किसको, मंत्री को। नहीं अभिषेक नागर जी प्यारे दोस्त, नहीं, इस्तेमाल करने का मतलब नहीं होता है, बहुत सी जगह होता है। आप अगर उदय सिंह जी की बात कर रहे हैं, दरअसल में उदय सिंह जी ने आपका, अगर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा कोई ऐसा भारतीय इतिहास की अगर हम युद्ध की बात करें जो विश्व पटल पर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, नहीं। लेकिन हम बात करते हैं महाराणा प्रताप जी की, तो हल्दी घाटी हम जानते हैं, और हल्दी घाटी में उन्होंने छापामार का प्रयोग किया था, इसीलिए बोलते हैं किनको, इसीलिए बोलते हैं हम महाराणा प्रताप जी को कि उन्होंने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया था, ठीक है। ममुआदार, आय व्यय का लेखा जोखा, ये क्या करता था, जो इनकम एक्सपेंडिचर होता था उसका उसका अकाउंट ये रखता था। वाक्यान्वीस बनाया गया, ये इन्होंने बनाया एक गुप्तचर विभाग जो पड़ोसी राज्यों के बारे में ये खबर रखते थे कि हमारे बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में कहीं कोई साजिश तो नहीं चल रही है, कहीं कोई साजिश तो नहीं चल रही है, ठीक है। अच्छा, एक बनाया इन्होंने सुरूनवीस, सुरूनवीस किसको बोलते हैं, पत्राचार के लिए। तो ये मैसेजेस वगैरह भेजना, कोई मैसेज भेजना पड़ोसी राज्यों को, उसके लिए एक विभाग बनाया गया जिससे इन्होंने संपर्क साधा, आपका चिट्ठियां लिख करके, चिट्ठियां लिख करके, ठीक है। दबीर, दबीर जिसको हम सुमंत बोलते हैं, सुगंत नहीं सुमंत, ये कौन था, ये विदेश विदेश विभाग था जो बाकी विदेशों से संबंध रखता था, अन्य देशों से भी संबंध जो रखते थे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अन्य राज्य से ही मतलब है इसका, अन्य राज्य से ही मतलब है। सदर पंडित राव, सदर पंडित राव, जितने भी मराठा साम्राज्य में दान और धार्मिक कार्य होते थे वो सब किसकी निगरानी में होते थे, वो होते थे आपका सदर की निगरानी में, ठीक है भैया, अखिल सम्राट जी। चलो, न्यायाधीश, एक व्यक्ति न्याय के लिए बनाया गया। तो कितने लोग हैं, 8 लोग थे। कितने लोग थे, ये 8 लोग थे, और 8 लोगों को बनाया गया क्या, आपका अष्टप्रधान। बाद में याद रख लेना, इसी अष्टप्रधान को संभाजी महाराज ने क्या कहकर के डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था कि इस अष्टप्रधान की कोई जरूरत ही नहीं, अष्टप्रधान की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बोलता सिर्फ एक पेशवा पद काफी है, एक पेशवा पद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, बोले भी फटाफट से, कोई परेशानी। श्याम कुमार जी आप कर लिया करें भैया। छत्रपति शिवाजी के बाद के उत्तराधिकारी कौन कौन थे,
अब छत्रपति शिवाजी, यहां आप लगेंगे क्या बोलेंगे, इनका जो देहांत हो गया, इनका देहांत हुआ था 1680 में, यानी छत्रपति बनने के 6 वर्ष के बाद। 1674 में राज्याभिषेक हुआ इनका, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। और स्वाभाविक मृत्यु इनकी हुई खुद ही, ऐसा नहीं है कभी आप सोचे किसी अभियान में, नहीं जी। तो इनके बाद में जो दूसरे छत्रपति बने वो कौन बने, संभाजी महाराज। यही वक्त था जब औरंगजेब ने देखा कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज ये इनका देहांत हो चुका है, अब किसको कब्जा लेना चाहिए, और उन्होंने बोला कि भाई अब महाराष्ट्र को कब्जा लेना चाहिए, मराठा साम्राज्य को अब कब्जा लेना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज रहे 1680 से 89। बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बोलते हैं कि इनकी इस उम्र के बराबर हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतना होशियार बच्चा नहीं हुआ। अगर हम बात करते राजाओं में सबसे कम उम्र में सबसे होशियार कौन रहा, सबसे सबसे विद्वान कौन रहा, वो है संभाजी महाराज। जब 13 साल के थे तो 13 भाषाओं का ज्ञान था। 13 साल के बच्चे को कितनी भाषाओं का ज्ञान, 13 भाषाओं का ज्ञान था। और 13 भाषाओं के ज्ञान में, ये मैं आपको बता चुका किनके पुत्र हैं, साईबाई के पुत्र हैं। अकबर को इन्होंने शरण दी। ये अकबर कौन है जी, क्या वो अकबर है ये जो 16 क्या बोलेगे 1556 से 1605 था, नहीं, ये अकबर है आपका कौन, ये अकबर है औरंगजेब का बेटा। औरंगजेब से इसने बगावत कर दी इसके बेटे ने, तो औरंगजेब ने इसको मारने के आदेश दे दिए। अब इसको पता था पूरे भारत में ये कहां जाकर के बच सकता है, इसने सोचा मराठा साम्राज्य में जाकर के भैया हाथ जोड़ो। तो कहां आ गया, आपका संभाजी महाराज जी के पैरों में आकर के लेट गया था ये अकबर। बोला जी मेरे पापा मुझको मार देंगे, मुझको बचा लो। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, आजा मेरे लाल आजा। और इनके जो छत्रपति हैं संभाजी महाराज के, ये दूसरे छत्रपति क्या बोलोगे, इनके सलाहकार कौन थे, कवि कलश। कवि कलश, ठीक है, कोई परेशानी इस बात में। बुद्ध भूषण, बुद्ध भूषण और नख सिख, नख सिख, नख सिख की रचना संभाजी महाराज ने की। इनकी रचनाएं हैं बुद्ध भूषण और नख सिख। बुद्ध भूषण बोलो भी फटाफट से, बुद्ध भूषण और नख सिख किसकी रचनाएं हैं, ये आपका रचनाएं हैं संभाजी महाराज की। औरंगजेब तो आ गया अभियान के लिए 1680 में, लेकिन बोलते हैं संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज से भी ज्यादा तेज तीव्र आक्रमण किया, तीव्र आक्रमण किया। और शुरुआती दौर में बहुत मजबूती से, बोलते 8 वर्ष तक ये लड़े 1688, और कभी सफल नहीं हो पाए मुगल, जिन्होंने सपना देखा फिर से मराठा का, कमजोर साबित रहे। लेकिन इनकी ही पत्नी के भाई यानी इनके साले मिल गए किनसे जाकर के भैया, मुगल साम्राज्य से। तो मैंने बोला ना, हमेशा अपने लोगों ने धोखा दिया, और अपने ही लोगों में एक हैं गनोजी सिरके। गनोजी सिरके इनके साले साहब थे, धोखा दे दिया। वो गुप्त रास्ता बता दिया छत्रपति संभाजी महाराज के किले का कि कहां से इनको बंदी बनाया जा सकता है। बहुत ढेरों सैनिक पहुंच गए और संभाजी महाराज को बंदी बना करके ले जाया गया। कहां, आपका दरबार में, किसके में, औरंगजेब के दरबार में। और यहीं पर औरंगजेब ने कहा था, ध्यान से सुनना, तुम आज के बहुत सारे लाचार बच्चे, अच्छे बच्चों के लिए मैसेज नहीं है, लाचार बच्चों के लिए मैसेज है, कमजोर बच्चों के लिए मैसेज है। संभाजी महाराज को जब बंदी बना लिया गया तो सामने खड़ा किया औरंगजेब ने क्या बोला कि तू अब जो महाराष्ट्र का जो ये सम्मान है, जो ये महाराष्ट्र की इज्जत है, तू अपने मुख से बोलेगा कि ये नतमस्तक है किसके चरणों में, नतमस्तक है औरंगजेब के कदमों में। मैंने बोला नहीं, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। मराठा साम्राज्य या फिर जो ये भारतवर्ष है औरंगजेब के सामने कभी नहीं झुक सकता, नेवर। और वो दूसरी शर्त थी क्या, कि अगर ये संभाजी महाराज इस्लाम धर्म को कबूल कर ले तो ये जितने भी किले इनके हैं इनको वापस दे दिए जाएंगे, पूरे सम्मान से इनको पद दिया जाएगा आपका कहां पर, मुगल साम्राज्य में। बोला नहीं, नेवर, हम लालची लोग नहीं है। तो भैया वही इनके साथ हुआ। रोज रोज आकर के पूछता शाम को औरंगजेब, ये माना नहीं माना। 24 घंटे कष्ट देने की प्रक्रिया शुरू हुई। चांटे से लेकर के, लात से लेकर के, डंडों से लेकर के, तलवार से काटना शुरू किया गया। सिर के बाल उखाड़ने शुरू किए गए, फिर खाल उतारनी धीरे धीरे शुरू की गई, अंगों को काटना शुरू किया गया, नाखून उखाड़े गए,
लेकिन हर रोज शाम को जब औरंगजेब खींचते हुए आता कि आज बोला संभाजी महाराज ने या नहीं, बोले नहीं, नेवर। सुनना तुम कमजोर बच्चों, अंत समय में जब 40वें दिन बैठा हुआ था औरंगजेब, उसने कहा माना या नहीं माना, बोला नहीं, बोला इसकी गर्दन काट दो। धड़ धड़ बचा हुआ था, तड़प रहे हुए इनकी गर्दन काट दी गई, और गर्दन कटने से पहले भी क्या बोला, नेवर, मतलब नहीं, स्वीकार्य है नहीं, एक ही बात नहीं। तो इस बात को आप लोग याद रख लेना, याद रख लेना। औरंगजेब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था कि संभाजी, संभाजी मेरे 4 बेटों में से अगर कोई एक भी तेरे जैसा होता ना, तो मैं इस भारतवर्ष को क्या, इस आसपास के क्षेत्र को अपना गुलाम बना लेता। तो आपको समझना चाहिए, जिद होती है, जिद होती है, इंस्पिरेशन होता है किसका, देश के प्रति सम्मान, और क्या उसके आगे फिर आपकी जिंदगी, कोई लालच, कोई छोटा लालच, गणो जी सिर के जिंदगी में कभी मत बनना प्यारे बोझ। कभी पता चले किसी छोटे लालच में या बड़े लालच में आप बिक जाए, लालच लालच होता है मेरे दोस्त। चलो भाई, ये इनकी उपलब्धियां हैं कुछ। औरंगाबाद के किले को इन्होंने लूटा जो मुगलों के अधीन था, हुसैन अली वहां पर इसका संरक्षक था, इसको हराया था संभाजी महाराज ने। 1689 में हत्या औरंगजेब ने करवा दी, और भैया संभाजी के जो बेटे थे साहूजी महाराज, इनको अपनी कैद में ले लिया था किसने, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने अपनी कैद में ले लिया था। ठीक है, संभाजी ने अष्टछाप यानी कि जो आपका अष्ट प्रधान था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। कोई परेशानी इस बात में, क्या बोलेंगे। फिर भैया तीसरे छत्रपति बने। तीसरे छत्रपति ये भी शिवाजी के बेटे थे, मैंने बता दिया आपको पहले ही छत्रपति शिवाजी के बेटे और पोते कौन हैं पिछली क्लास में। तो राजा राम, राजा राम ये कौन थे, सोयराबाई के पुत्र थे। 1689 से 1700 तक फिर ये आए, संघर्ष जारी रहा। राजा राम ज्यादा मजबूत शासक नहीं थे, इनकी पत्नी जो थी, पत्नी ताराबाई थी, और राजधानी कहाँ बना ली इन्होंने, अपनी राजधानी रायगढ़ से बदलकर सतारा कर ली। कहाँ थी पहले, रायगढ़ में थी, और रायगढ़ से ये राजधानी क्या कर दी गई, बदल दी गई। रायगढ़ से राजधानी क्या कर दी, बदल दी। फिर आए चौथे छत्रपति, राजा राम की मृत्यु हो गई। जब राजा राम की मृत्यु हो गई, और देखो अब राजा राम की मृत्यु हो गई, तो राजा राम के जो बेटे हैं, ये शिवाजी द्वितीय कौन है, शिवाजी द्वितीय, इनकी मैंने आपको ट्री बता दिया, माँ ताराबाई है, ताराबाई, और पिता राजा राम है। इनका बेटा ये 4 वर्ष का था कुल, और 4 वर्ष तक शिवाजी द्वितीय कहाँ आए, आपका गद्दी पर आए, और चौथे छत्रपति हैं सन 1700-1707 तक। औरंगजेब निरंतर हमले करता रहा, और मराठा साम्राज्य जूझता रहा, जूझता रहा। तपस्या सिंह टू मच, थैंक यू बच्चों। क्या बोलेंगे, रायगढ़ से बदल दी। चौथे छत्रपति अभी भी कहां है, साहूजी महाराज कैद में है। गद्दी पर होना चाहिए था किसको, गद्दी पर होना चाहिए था साहूजी महाराज को, लेकिन गद्दी पर कौन आ गए हैं, क्योंकि वो कैद में है, शिवाजी द्वितीय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1707 में क्या हो गई थी, औरंगजेब की मौत हो गई थी। तो उस समय मराठा साम्राज्य किसके हाथ में था, तब उसकी संरक्षिका, बच्चे की संरक्षिका बनकर के कौन काम कर रही थी, ताराबाई काम कर रही थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भैया, चलो भाई, कोई परेशानी, चलो भाई। क्या बोलेंगे, 1707 में कौन था आपका, शिवाजी द्वितीय। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य किसके अधीन था, ताराबाई के अधीन था। किसके अधीन था प्यारे बच्चे, ताराबाई के अधीन था। चलो अब बताएंगे, कोई बात हो, क्लास के 2 मिनट बाकी हैं, कल यहीं से चालू करेंगे भैया। गौरव कुमार जी कह रहे हैं सर अपना छोटा भाई समझ के मुझे समझाओ कि किसी शख्स की वजह से मैं अपने गोल से भटक रहा हूं। भैया भटकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट केयर। खुद ही समझ जाओगे एक दिन, तो खुद ही चलोगे फिर, ठीक। भैया राजधानी क्यों बदलते थे, भैया कभी कभी तो लोगों ने अपने शौक की वजह से राजधानी बदली। उन्होंने बोला कि भाई हमको ये जगह अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों ने तो इसलिए बदली। और कुछ लोगों ने राजधानी बदली प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि भाई जब क्षेत्रफल मान के चलो आज इतना है, और आज हमने ये वाले क्षेत्रफल को कब्जा लिया, तो यहाँ राजधानी पहले थी, तो उन्होंने देखा क्षेत्रफल इतना है तो यहाँ सेंटर में बना लेते हैं, तो ताकि यहाँ से सारी चीज़ें बराबर रहें। तो राजधानी तो इस वजह से बनाई जाती थी, सेंटर में जाके सब जगह देख रेख की जा सके। ठीक है, मैं मार देता नवीन भाई औरंगजेब को। अरे भाई
अरे नहीं, हत्यारे नहीं बनना है दोस्त, पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी। बोलेंगे भाई फटाफट से, भैया जी पीछे का नोट करने दो। नहीं भैया ये कल पढ़ेंगे तो नोट क्यों करने दें। ये लो कर लेना, चलो कल के लिए तुम्हें रियायत हो जाएगी। इधर खड़ा हो जाता हूँ मैं, ठीक है, कोई परेशानी। सर जी मैं आपसे डर के कमेंट नहीं करता, आप बड़े कड़क हो। नहीं, कमेंट से मुझे दिक्कत नहीं है, कमेंट तो देखो मैं तुम्हारे पढ़ता रहता हूँ खुद ही। मुझे दिक्कत उन बच्चों से जो बेकार की बात करते हैं, नाम लेने जैसी। ठीक है भैया जी, साहू जी को क्यों नहीं छुड़ा रहे? साहू जी को छुड़ाएंगे भैया। औरंगजेब की मौत में एक बात आप दिख रहे होंगे, यहाँ कैद से आज़ाद किया साहू जी महाराज को मुअज्जम ने। ये कल से पढ़ेंगे। प्रशांत जाटव जी थैंक यू। तुषार चौधरी लव यू मेरे भाई। चलो भैया, एक किला ही क्यों लूटते थे? भैया दरअसल में किला नहीं लूटते थे, किले को अपने अधीन करते थे, उसको लूटना कहा जाता है। पायल वर्मा टू मच थैंक यू डियर। सोनी सहानी, फूलचंद, मीना, संजुल। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।